शायद इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। उसे जिस काम के लिए रोका जाता है वो जानबूझ के उसी काम को करता है, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक इतनी देर हो गई होती है कि उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और ऐसी ही गलती की थी भोपाल के रहने वाले विक्रम और रोहन ने, जिसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि जिसने भी सुना उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है, और इस घटना का बीज बोया था एक 30 सेकंड की रील ने। और बात है 24 अगस्त 2024 की, जब विक्रम और राहुल एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी विक्रम के शॉर्ट फीड में एक रील आती है। उस रील में हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली के बारे में बताया जा रहा था। विक्रम वो रील रोहन को भी दिखाता है। दोनों उस रील को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उस रील में कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में इंसान रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं। 2003 से लेकर 2023 तक हजारों लोग उस लोकेशन पर गायब हो चुके हैं, जिनकी हड्डियां तक किसी को नहीं मिली। और लास्ट में उस रील में कहा जाता है कि अच्छा होगा अगर आप इस लोकेशन पर ना ही आए। ये रील इतने अच्छे तरीके से बनी हुई थी और इतनी डरावनी थी कि विक्रम उस रील से प्रभावित हो जाता है। रील खत्म होने के बाद वो तुरंत इंटरनेट पर पार्वती वैली के बारे में सर्च करता है, और उसे दिखता है एबीपी न्यूज़ का ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे इंसान पार्वती वैली में रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं, और 2003 से लेकर 2023 तक 1078 लोग उसी लोकेशन पर गायब हो चुके हैं, जिसमें 21 विदेशी शामिल हैं। एबीपी न्यूज़ का ये आर्टिकल देखकर विक्रम के मन में अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, क्योंकि ये बात एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताई गई थी। विक्रम रोहन से कहता है कि रोहन, तैयारी कर ले, हम लोग कल हिमाचल प्रदेश निकल रहे हैं। रोहन विक्रम को समझाता है कि भाई ये रील वील वाले चक्कर में ना पड़ा कर, और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। विक्रम अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, और लास्ट में रोहन उसकी जिद के आगे हार जाता है, क्योंकि दोस्ती जो निभानी थी। लेकिन रोहन विक्रम से कहता है, देख, हम लोग पार्वती वैली को दूर दूर से देखेंगे, और ट्रैकिंग करने की तो सोचना भी मत। विक्रम भी रोहन की बात पे हामी भर देता है, बोलता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग बस बाहर बाहर से देखकर 2-4 दिन में वहां से वापस आ जाएंगे। अगली सुबह दोनों सवार हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश की कसोल जाने वाली बस में, और 1266 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो अगली सुबह कसोल पहुंचते हैं। कसोल से एक कैब बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं मलाना गांव, और वहां पर एक होम स्टे में ठहरते हैं। दोस्तों, पार्वती वैली के पास 3 बहुत ही प्रसिद्ध और पुराने विलेज बसे हुए हैं, जिनका नाम है मलाना, खीरगंगा और तोस। इन तीनों लोकेशन से पर्यटक हिमालय की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। फिलहाल रोहन और विक्रम उस होम स्टे में रुकते हैं, और वहाँ बालकनी में खड़े होकर पार्वती वैली की सुंदरता को
निहारते जा रहे थे और पार्वती वैली की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी तेज रफ्तार में बहने वाली पार्वती नदी। पार्वती वैली को निहारते निहारते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास उस होम स्टे का ओनर उनके पास आता है रात के डिनर के बारे में पूछने के लिए। अभी वो आदमी उनसे कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम उससे एक सवाल कर देता है। बोलता है, भाई साहब, ये जो लोग यहाँ पर गायब हो जा रहे हैं, क्या ये सच बात है? वो आदमी वहीं पर खड़े होकर बिना कुछ बोले चुप खड़ा था। वो विक्रम के सवाल का जवाब नहीं देता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि खाना लगवा रहा हूं, आप लोग नीचे आ जाना। रोहन विक्रम से कहता है, मिल गया तुझे तेरा जवाब? विक्रम के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था क्योंकि उस आदमी की चुप्पी ने बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया था। एक अनदेखे डर ने विक्रम के दिल में घर कर दिया था। उस रात ना ही विक्रम को नींद आई और ना ही रोहन को। हवाएं तेज चल रही थी जिसकी वजह से उस रूम की खिड़कियां हिल रही थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके रूम में उनके अलावा कोई तीसरा भी है। उस रात उन्होंने कोई भूत तो नहीं देखा था, लेकिन भूत के दिखने से ज़्यादा डर भूत के होने के एहसास से होता है और इसी डर में ना जाने कब उनकी आंख लगी और वे दोनों सो गए और उनकी नींद अगले दिन दोपहर 1 बजे खुलती है। वो नहा धो के फ्रेश होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और थोड़ा टहलने निकल जाते हैं। वो दोनों मलाना गांव की गलियों में घूम रहे थे। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों के गांव बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में एक और चीज भी होती है और उसका नाम है नशा। विक्रम देखता है कि कुछ लोग चबूतरे पे बैठकर माल फूंक रहे हैं। उन लोगों का माल फूंकना देखकर विक्रम के अंदर भी तलब उठ जाती है और वो रोहन से कहता है, भाई, पहाड़ी इलाके में आए हैं, थोड़ा तो एंजॉय बनता है। रोहन को भी मजे चाहिए थे। वो भी कहता है, ठीक है। दोनों माल खरीदते हैं और वहीं पर फूंकना चालू कर देते हैं। एक चिलम खत्म होती है, दूसरी खत्म होती है और वो दोनों तीसरी की तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। डर नाम की चिड़िया उनसे कोसों दूर उड़ चुकी थी। अब उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। और तभी विक्रम की नजर पार्वती वैली के खूबसूरत वादियों पर पड़ती है। वो रोहन से कहता है, रोहन, इन वादियों को देख, ये पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। रोहन भी नशे में था। कहता है, हाँ यार, ये तो मुझे पहले से 100 गुना ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। विक्रम रोहन से कहता है, रोहन, ये वादियां मुझे बुला रही हैं, तू भी चल। रोहन भी उसे मना नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर की सोचने समझने की शक्ति माल फूंकने के बाद खत्म हो चुकी थी। दोनों के कदम पार्वती वैली की तरफ आगे बढ़ चुके थे। वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो पूरे मस्ती में थे। उनका एक एक पल एक सुहाने सफर की तरह बीत रहा था क्योंकि गांजे का नशा ही ऐसा होता है।
अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे, तब तक उस होम स्टे का मालिक उनको देखता है और उन्हें आवाज लगाता है। विक्रम और रोहन को अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी वो आदमी दौड़कर उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। रोहन कहता है हम लोग थोड़ा घूम कर आते हैं। वो आदमी उनसे कहता है आप लोग नशे में हैं, वादियों में मत जाना। विक्रम उनसे कहता है हम लोग टूरिस्ट हैं, घूमने आए हैं, तो घूमने दो। अब वो आदमी चुप हो गया था। विक्रम और रोहन आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों अब पार्वती वैली के मुहाने पर खड़े थे, जहां से उस वैली की ट्रैकिंग शुरू होती है। वो नशे की हालत में ट्रैकिंग करते जा रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। नशे की हालत में वो उस वैली के इतने अंदर चले गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रास्ता कहाँ है, जंगल कहाँ है और वे अब कहाँ हैं। और अब समय हो रहा था 3:30। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी अपने पैर पसारने लगता है। उस वादियों में चीड़ के लंबे लंबे पेड़ सूरज की रोशनी को अब नीचे नहीं आने दे रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ विक्रम और रोहन का नशा भी अब हल्का हो रहा था। रोहन विक्रम से कहता है भाई मेरा गला सूख रहा है। विक्रम भी कहता है मेरा भी। और तभी रोहन कहता है भाई ये हम लोग कहाँ आ गए। विक्रम कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वे दोनों नशे की हालत में वहां तक पहुंचे थे और अब उन्हें घबराहट हो रही थी। वे वहां से निकलने का रास्ता खोजते हैं। चारों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी। रास्ते की तलाश करते करते शाम के 5 बज गए, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। अंधेरा छाने लगा था और उसी के साथ पार्वती वैली पर धुंध ने अपने पांव पसार दिए थे। हवा के साथ मिक्स होकर वो धुंध जब उनके कानों के पास से गुजर रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे खड़े होकर सांस ले रहा है। रोहन अपना मोबाइल निकालकर जीपीएस लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं था। और वही हाल था विक्रम के मोबाइल का भी। दोनों ने टॉर्च जला ली थी और अब टॉर्च के सहारे रास्ता ढूंढ रहे थे। और रास्ता था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी विक्रम को सुनाई देती है पायल की आवाज, छन छन छन। और वो आवाज ऐसी थी कि वो जिधर भी आगे बढ़ रहा था उसी दिशा में वो आवाज नजदीक आती जा रही थी। रोहन भी उस आवाज को महसूस कर पा रहा था। दोनों उस आवाज को सुनकर घबरा गए थे और अब वो आराम से नहीं, हड़बड़ी में रास्ता ढूंढ रहे थे। वो दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे, रास्ते की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बार बार चीड़ के पेड़ों से टकरा रहे थे। कभी उनके फेस पर चोट लग रही थी, कभी उनके कंधे पर चोट लग रही थी, कभी उनके हाथों पे चोट लग रही थी। और तभी उन्हें अंधेरे में दिखाई देती है एक परछाई। उन दोनों को एहसास होता है कि कोई पेड़ के पीछे खड़े होकर उन दोनों को देख रहा है। एक आकृति जो अंधेरे में खड़ी थी। हर बार वो आकृति उनके नजदीक आती जा रही थी। घबराहट और डर इतना बढ़ चुका था कि अब उन दोनों को होश नहीं था कि वो करें तो करें क्या। उन दोनों का नशा पूरी तरह से उतर चुका था और गला इतना सूख गया था
कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो चिल्ला रहे थे, वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन दोनों को अपनी ही आवाज़ उनके ही कानों में इतनी धीरे सुनाई दे रही थी कि मानो किसी ने उनके मुंह के आगे पर्दा लगा दिया हो। और इसी हड़बड़ाहट में दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। विक्रम रोहन रोहन चिल्ला रहा था और रोहन भी विक्रम विक्रम चिल्ला रहा था। लेकिन पार्वती वैली की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि वहाँ पर आवाज़ इको नहीं करती है। वहाँ पर चीड़ के पेड़ इतने डेंस क्वांटिटी में हैं कि किसी भी आवाज़ को वो अपने अंदर ही सोख जाते हैं। और इसी वजह से उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। और अब 8 बजने को आ गए थे। अब उन दोनों को रास्ता ढूंढने की नहीं पड़ी थी। अब बस वो दोनों सोच रहे थे कि वो दोनों ही एक दूसरे से मिल जाए। और तभी रोहन की नज़र एक मसाल पर पड़ती है। उसे दिख रहा था कि कोई मसाल दूर से उनकी तरफ आ रही थी। वो उस रोशनी की तरफ दौड़ता है। जंगलों में अक्सर लोग रात के समय मसाल लेकर चलते हैं, और वो मसाल कोई और नहीं बल्कि उनके होम स्टे का ऑनर लेकर आ रहा था। और उसके साथ भी 2-4 लोग थे। रोहन उस मसाल की रोशनी की सीध में आगे बढ़ रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उधर रोहन होम स्टे के मालिक से मिल जाता है और उनसे बताता है कि विक्रम उनसे बिछड़ गया है। और वो सब मिलकर अब उस अंधेरे में विक्रम को खोज रहे थे। वो विक्रम विक्रम आवाज़ लगा रहे थे और थोड़ी देर बाद उनको सुनाई देती है एक चीख, बहुत हल्की लेकिन साफ। और वो चीख थी विक्रम की। रोहन और उसके साथ में वो लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पार्वती वैली के किनारे पर। तभी रोहन की नज़र एक जूते पर पड़ती है और वो जूता विक्रम का ही था। उस होम स्टे के मालिक ने आशंका जताई कि हो ना हो विक्रम पार्वती नदी में गिर गया है। दोस्तों, पार्वती नदी का बहाव इतना तेज होता है कि अगर उसमें कोई चीज़ गिर जाए तो 1 मिनट के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसके बाद भी वो लोग काफ़ी देर तक विक्रम को खोजते हैं, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चलता है। जिसके बाद उदास होकर और खाली हाथ रोहन और वो लोग वापस लौट आते हैं। अगली सुबह इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी उस लोकेशन पर पहुंचती है, विक्रम को खोजती है, लेकिन विक्रम को वो लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं। खोजी कुत्तों की टीम भी वहां लाई जाती है और लास्ट में वो डॉग उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर विक्रम का जूता गिरा हुआ था। और उसके बाद विक्रम का कोई सुराग नहीं था। पुलिस की फाइलों में अब रहस्यमयी ढंग से गायब होने वाले लोगों की संख्या में एक और संख्या जुड़ गई थी और अब वो संख्या 1079 हो गई थी। रोहन इस घटना के बाद कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाया। वो हमेशा इस गिल्ट में रहता है कि शायद उस दिन उसने नशा ना किया होता तो ये घटना घटित नहीं होती। रोहन से पूछने पर वो आज भी यही बताता है कि उन्होंने पार्वती वैली में कोई भूत नहीं देखा, बस कुछ डरावनी आवाज़ें सुनी थी। दोस्तों, पार्वती वैली में भूत हो ना हो, लेकिन अब उसकी रेपुटेशन इतनी डरावनी बन चुकी है कि लोग वहाँ जाने से डरते हैं। क्या आप पार्वती वैली जाना चाहोगे? कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।